राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीराम कंपनी की श्रीराम जोसो के बारे में बताऊंगा, जो कि एक धान की खरपतवार नाशक दवा है और यह किन किन खरपतवारों को ख़त्म करती है, कैसे ख़त्म करती है, अर्थात मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, इसके प्रयोग की मात्रा क्या होगी, इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, इस पर टाइम में कैसी तैयारियां खेत की होनी चाहिए, इसकी जो रेन फास्टनेस है वो क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या देखने के लिए मिलते हैं, इत्यादि सारी जानकारी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी प्राइस भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। श्रीराम जोसो के अंदर हमें बिस्पायरी बैक्टीरियम 10% एससी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक सिस्टमिक हर्बिसाइड है। सिस्टमिक मतलब पौधे के अंदर से जा कर के और ज़्यादा दिन तक काम करती है, तो इसीलिए इसके रिजल्ट भी आने में थोड़ा टाइम लगता है। रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? लगभग एक हफ्ते का टाइम जो है वो ले लेती है। 100 ml की शीशी आती है। 100 ml की शीशी जो पहले आती थी, जब पहले दवा नई नई लॉन्च हुई थी, उस समय ये 100 ml 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती थी। लेकिन फ़िलहाल इसकी अगर डोज की बात करें आज के समय में, तो 125 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं तभी आपको बेहतरीन फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अगर प्रयोग की बात करें तो धान में उगने वाले सभी प्रकार के संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती व दलदली घासों को कंट्रोल करने का काम करती थी। फिलहाल इसके जो पावर हैं वो कुछ लिमिटेड हो गए हैं। फिलहाल लीफलेट में क्या मिलेगा इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से खरपतवारों को यह ख़त्म करने का काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कहते हैं कि फला फला हमारे यहाँ घास थी वो ख़त्म नहीं हुई। फिर भी इसकी कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, मतलब कुछ खरपतवार चुनिंदा है जिन पर यह काम करती है और यह सभी के लिए होते हैं, तो उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही उसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से यह काम करता है, तो यह खरपतवार के पत्तियों और जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर के प्लांट की टिश्यूज़ में जो है फैल जाता है, जिससे जो है पौधों के अंदर ग्रोथ करने वाले एक एंजाइम जिसका नाम होता है एसिटोलैक्टेट सिंथेस, इसी को जो है बनाने में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे पौधे धीरे धीरे करके मर जाते हैं। तो यह इसके मोड ऑफ एक्शन है। हर्ब के क्या क्या नेम हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो चलिए हम इसे सबसे पहले खोल लेते हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें एक हमें शीशी मिल रही है और एक हमें इसे ऐसा ही आपको भी एक लीफलेट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हमारी है और इसमें एक अच्छा खासा जो है पारदर्शी पैमाना भी दिया हुआ है। अगर आप कम खेत में डालना चाहते हैं तो उसे आप नाप भी सकते हैं। अब हम दवाओं को इधर रखते हैं, साइड में रखते हैं और हम अपना लीफलेट जो है वो खोल लेते हैं। फिलहाल लीफलेट पे थोड़ा बहुत जो कार्य था वो मैंने कर दिया था, ताकि आपको बताने में जो है समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। उसके बाद मैंने इस लीफलेट को अंदर रखा है। तो फिलहाल देखते हैं, अगर हम बात करें कि कब कब इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो धान की नर्सरी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटर ड्राइव से यानी रोपाई किया हुआ है उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और डायरेक्ट सीडर ड्राइव से उसमें प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि मात्रा क्या होगी, तो सभी के लिए जो है 200 ml जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए है, यानी कि जो है 80 ml इस हिसाब से होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको 125 ml एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो डोज मैंने पहले ही बता दी है। पानी की मात्रा देखी जाए तो 120 लीटर होती है। इसमें अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खरपतवार कौन कौन से जाएंगे, तो जैसे नर्सरी में है तो इचिनोक्लोआ क्रूस गेली अर्थात बड़ी शावक का फोटो डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है इचिनोक्लोआ कोलोनम अर्थात छोटी शावक और बड़ी शावक में इतना ही अंतर होता है कि बड़ी शावक में थोड़े बाल निकले हुए होते हैं और छोटी शावक में बाल नहीं निकले हुए होते हैं। अगर रोपाई किया हुआ धान है तो उसमें आपको इचेमम रगोसम अर्थात जिसे सरमोला कहा जाता है, साइप्रस डिफॉर्मिस छतरी वाला मोथा, साइप्रस एरिया अर्थात मारफुला मोथा, इतने को ख़त्म करने का काम करता है। डायरेक्ट सीडर राइस फेम्ब्रिस्टाइलिस मिलेसिया अर्थात चुरचुरा मोथा हमारे यहाँ होता है एक,
जिसमें पैर रखने से चरचराहट की बड़ी तेज़ से आवाज़ आती है, तो उसे हम फ्यूमरिस्टाइलिस मिलिशिया कहते हैं, उसे भी मारने का काम करता है। एक लिप्टा एल्बा, जिसे हमारे यहाँ भंगरा कहा जाता है, या आप लोग भृंगराज भी कहते हैं, भृंगराज के नाम से लगभग लोग जानते होंगे। लुडविजिया परवीफ्लोरा, इसका मैं आपको फ़ोटो डिस्प्ले कर रहा हूँ, पीली फूल वाली बूटी कहते हैं। फ़िलहाल इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है। उसके बाद आता है मोनोकोरिया वैगेनालिस, जिसे हमारे यहाँ जलकुंभी कहा जाता है। अल्टरनंथेरा फिलोक्सोजाइडिस, जिसे हमारे यहाँ बेलौजा कहा जाता है। और है स्फेनोकिलिया जेनेलिका, इसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे ये खरपतवार ज़्यादा होता भी नहीं है, तो इसलिए भी दिक्कत है कि इसका नाम कैसे जाना जाए। फिलहाल बुज़ुर्गों से पूछा जाएगा, अगर कुछ मिलता है जानकारी तो किसी अगली वीडियो में जो है मेंशन करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक खरपतवार होता है डमरा, जो कि बिल्कुल धान की तरह ही दिखता है, बस उसमें कोई विशेष ग्रोथ नहीं होती है, वो अलग से ही, और उसमें हल्का जो है पीलापन थोड़ा रहता है, तो इसलिए आप उसे पहचान सकते हैं कि ये धान है या डमरा है। डमरा आगे चल करके जब इसमें फूल आते हैं तो हनुमान जी की गदा की तरह उसमें अच्छा खासा फूल आता है, गदे की तरह होता है। तो अगर बाद में कभी जाएंगे उधर, अगर बचा रहेगा तो उसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा बाद में। तो इसे भी यह पूर्णतया ख़त्म करने का काम करता है। और आपको एक बात बता दूं कि जितने भी खरपतवार इधर बताए जा रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट राइस में है तो ही ये काम करेगा। ये जितने भी खरपतवार बताए गए हैं, अगर ट्रांसप्लांटर राइस में है तो भी उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। ऐसा कोई घबराने वाली बात बिल्कुल से भी नहीं है। प्रयोग कब करना है आपको, तो नर्सरी में 10 से 12 दिन पर, जब बुआई की जाए उसके 10 से 12 दिन पर आपको प्रयोग कर लेना है। ट्रांसप्लांटर राइस है तो 10 से 14 दिन पर, या फिर 3 से 4 पत्ती के जब खरपतवार हो जाएं उस अवस्था में आप प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट सीडर राइस है तो 15 से 25 दिन बाद आप प्रयोग कर सकते हैं, बस 3 से 4 पत्ती के खरपतवार होने चाहिए। वैसे आप किसी भी प्रकार के हाई वैल्यूम वाले नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं, और फ्लैट फैन नाजल का प्रयोग करते हैं या फ्लडजेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ जो है वो शॉवर नाजल ही ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। अब चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसकी टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिसिटी ब्लू लेवल की होती है। और आपको एक बात मैं बता दूँ कि जहाँ पर मत्स्य पालन का काम हो रहा हो वहाँ पर इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि मछलियाँ मर सकती हैं, तो इसलिए आप ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग बिल्कुल से भी मत करना। हाँ, आपको बता दें कि छिड़काव करने से पहले आप नमी को सुनिश्चित कर लीजिए। आपके खेत में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए, तभी यह दवा काम करेगी। और आपको बता दूं कि 24 से 48 घंटे बाद पानी की भी आवश्यकता होती है, जो कि 7 से 8 दिन तक भरी रहने की ज़रूरत होती है। अगर ये ऐसा करते हैं तो खरपतवार एक भी नहीं बचेगा। दूसरी बात बता दूं कि छिड़काव करने के 4 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, कम से कम 4 घंटे इसके बरसात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा धुल जाता है। वैसे इस साल जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार है, और हर कंपनी का, मतलब श्रीराम जोसो का ही नहीं, हर कंपनी का विस्पैरी बैग काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इस साल तो मतलब छिड़काव हो रहा था उसी समय बरसात भी हो गई, उनका भी ज़बरदस्त काम जो है हो गया है, उनका भी खरपतवार ख़त्म हो गया है। तो इस साल रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। बाकी हर साल इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बदलते रहते हैं। वो होता है कि समय और पर्यावरण और मौसम जैसा हमारा होता है, वैसे वैसे उनकी अनुकूल और प्रतिकूल होने की वजह से दवाओं के असर जो हैं वो अच्छे और बुरे होते रहते हैं। बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि जब छिड़काव किया जाता है तो 7 से 10 दिन के लिए पौधे जो होते हैं, हमारे धान के मुख्य पौधे हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है, और वो बढ़वार नहीं ले पाते हैं। उसके बाद में वो बढ़वार लेना शुरू करते हैं। और इस साइड इफ़ेक्ट का भी एक फ़ायदा है कि जैसे 7 से 10 दिन के लिए रुकते हैं तो उन समय में कल्ले थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, जो कि एक तरीके से हम फ़ायदे ही अपने लिए समझ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसमें तो प्राइस 490 रुपये लिखा है, लेकिन यह किसानों को 350 रुपये में 100 ml मिल जाती है। मात्रा मैंने आपको बता दिया 125 ml प्रति एकड़ प्रयोग करेंगे तभी आपको बेहतरीन फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, और इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपनी धान की फसल को खरपतवार मुक्त बनाएंगे। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।